हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फोटोसिंथेसिस का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है आपके पास में फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश शोषण। तो ये है प्रकाशीय शोषण। क्या है? प्रकाशीय शोषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन हो या थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे जो नया टॉपिक है प्रकाशीय शोषण है। इससे पहले हमने पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ लिया है। अब डिस्कस करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन वर्ड आपने सुना हुआ लगा होगा। तो शोषण होता है बेटा। शोषण ये प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और CO2 को क्या किया जाता है? आउट किया जाता है। शोषण क्या प्रक्रिया है जिसमें आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? आउट। पौधों में भी सेम ही कंडीशन है। पौधे भी शोषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेंगे और CO2 गैस को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब क्या होता है कि शोषण जो प्रोसेस होता है ये होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ में साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण की प्रोसेस संपन्न होती है। परंतु यहाँ ये शोषण जो प्रकाश से शोषण है, इस शोषण के सिमिलर ऑक्सीजन गैस को तो ग्रहण करते हैं पौधे, परंतु यहाँ पे CO2 गैस को भी आपके पास में आउट किया, परंतु इस क्रिया में कोई भी एनर्जी नहीं बनती है। तो ध्यान रखना कि ये शोषण के समान है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जा रहा है, CO2 को आउट किया जा रहा है, परंतु अंतर क्या रहा है? यहाँ पर इस प्रोसेस में ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तो बाद में इसकी डेफिनेशन में समझाऊंगा आपको। अभी तो इतना सा याद रखना कि प्रकाश शोषण में भी ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है और CO2 गैस को आउट किया जाता है। अब देखो एक एक करके इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको डिस्कस करेंगे हम। देखो सबसे पहले यहाँ आता है खोजकर्ता का नाम। इसका नाम होता है खोजकर्ता। प्रकाश शोषण के खोजकर्ता या इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो ये आपके पास में दो वैज्ञानिक हैं। एक तो है डेकर व टियो। डेकर और टियो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश शोषण का विस्तृत अध्ययन किया है। अर्थात पूरी की पूरी प्रकाश शोषण प्रोसेस को समझाने वाले वैज्ञानिक कौन है? डेकर और टियो। इसकी बात पहले से ही चल रही थी। खोजकर्ता नहीं है, परंतु एक साइंटिस्ट का नाम आता है ओटो बारबर्ज। तो ये ओटो बारबर्ज बोलो या बारबर्ग बोलो, बात एक ही है। ओटो बारबर्ज की बात करते हैं। तो इन्होंने बताया बारबर्ज इफेक्ट को। क्या दिया इन्होंने? बारबर्ज इफेक्ट प्रभाव को बताया। तो यहाँ पर इन्होंने किसको खोजा? बारबर्ज प्रभाव को। और बारबर्ज प्रभाव में ये कहा इन्होंने कि जब ये क्लोरेला पे प्रयोग कर गए तो इन्होंने एक चीज नोटिस की कि जैसे ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ये कहलाएगा बारबर्ज प्रभाव। तो यहाँ पे आपको सीधे से क्या रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आती है? गिरावट। या प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है? समंदन होता है। तो आप ये कहेंगे बारबर्ज प्रभाव है। और इन्होंने बारबर्ज ने प्रयोग किसमें किया था? क्लोरेला में। इसमें किया प्रयोग? क्लोरेला। और क्लोरेला कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट है। क्या कौन सा प्लांट है? C3 प्लांट। स्पेशली जो ये कंटेन आया है या ये जो प्रकाश है फोटोफॉस्फोराइलेशन है आपके पास में, ये किसमें संपन्न होता है? C3 पौधों में। तो नई डेफिनेशन ये बनेगी कि ओटो बारबर्ज ने ये बताया कि C3 पौधों को जब ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता में रखा जाता है तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाती है या CO2 गैस अधिक मात्रा में मुक्त करते हैं। सामान्य शोषण के से CO2 गैस मुक्त हो रही है, उससे भी ज्यादा CO2 गैस क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। तो ये कहलाता है बारबर्ज प्रभाव। इसी को ध्यान में रखते हैं इन्होंने डेकर और टियो ने पूरा का पूरा प्रकाश शोषण का ये आपके पास में उल्लेख किया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो ध्यान से सुनना कि हरे पौधों में या C3 प्लांट की बात करेंगे, स्पेशली हरे पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य शोषण के अतिरिक्त चलने वाली शोषण प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश शोषण। तो इसका मतलब नॉर्मल शोषण तो पौधे में होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन तो पौधे में हो ही रहा है।
नॉर्मल रेस्पिरेशन तो क्या हो रहा है, परंतु जैसे आप किसकी प्रेजेंस से लाइट का देखते हैं, प्लांट की घटना ओनली, एनिमल की नहीं है, लाइट की प्रेजेंसी में ये देखा जाता है कि सामान्य श्वसन के अलावा एक और रेस्पिरेशन प्रक्रिया चलती है और वही क्या कहलाता है, फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सामान्य श्वसन के अतिरिक्त चलने वाली श्वसन प्रक्रिया पौधों में, कौन से पौधों में, C3 प्लांट में। अब मैं कहूंगा कि यहाँ पर श्वसन क्रिया की भांति ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर रहे हैं और CO2 गैस को मुक्त कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है, ATP के रूप में ऊर्जा नहीं बन रही है। इसका मतलब पौधों के लिए ये प्रोसेस क्या है, अनुपयोगी है। क्या है, अनुपयोगी सिद्ध होती है या हानिकारक कह सकते हैं। फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ये C3 प्लांटों की क्या है, वीकनेस है, क्योंकि इसकी वजह से उनकी फोटोसिंथेसिस की जो दर है उसमें क्या कमी आती है। तो ये खोजकर्ता का नाम, फोटोबायोलॉजिकल प्रभाव क्या होता है बता देना है, और यहाँ पे रेस्पिरेशन की जो फोटो रेस्पिरेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पे देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन की कारण क्या है आपके पास में, फोटो रेस्पिरेशन का कारण क्या है। तो कारण देखते हैं, बात करते हैं कारण की। कारण है रूबिस्को एंजाइम। क्या है, रूबिस्को एंजाइम। कारण कौन है, रूबिस्को। फिर आप सोचेंगे कि रूबिस्को एंजाइम तो C3 साइकिल का मेन एंजाइम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किसमें, C3 पौधों में CO2 के स्थिरीकरण के लिए। तो यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम कैसे इसका कारण हो सकता है। तो देखो क्या होता है कि इस रूबिस्को एंजाइम की दोहरी प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, दोहरी प्रवृत्ति होगी यहाँ पे। तो रूबिस्को एंजाइम की प्रवृत्ति कैसी है, दोहरी। इसका मतलब डबल रोल है इसके। क्या है, डबल रोल। डबल रोल कैसे चेंज करता है, CO2 मिली या ऑक्सीजन मिली, इसके आधार पे अपनी रोल चेंज कर लेता है। तो देखो मैं कहूं अगर बाय द वे इसको CO2 अधिक मात्रा में मिलती है, CO2 क्या पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तो जो रूबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति, कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करता है। तो रूबिस्को एंजाइम किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, कार्बोक्सिलेज की भांति। और क्या चलेगा आपके पास में, यहाँ पे C3 साइकिल संपन्न होता है। पौधों में क्या संपन्न होगा, C3 साइकिल। कब, जब CO2 की सांद्रता पर्याप्त मात्रा में। परंतु मैं कहूं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो फिर ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजिनेज की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पे दोहरी प्रवृत्ति शो कर रहा है, CO2 पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार कर रहा है और C3 साइकिल संपन्न करवाएगा। परंतु जैसे अगर इसको ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा में रखा जाता है पौधों को, तो फिर ये रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है, RUBP ऑक्सीजनेज की भांति व्यवहार करेगा और यहाँ पर पौधों में चलेगा प्रकाशीय शोषण। तो ये चलेगा क्या, प्रकाशीय श्वसन प्रोसेस होता है। आप कहेंगे CO2 साइकिल चलेगा। क्या चलेगा, प्रकाश शोषण चलेगा। क्या चलेगा, प्रकाश शोषण। तो पूरा का पूरा जो काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, रूबिस्को एंजाइम के। तो आपको खोजकर्ता का नाम पता लग गया, बारबेज प्रभाव क्या होता है वो पता लग गया। उसके बाद में आपको डेफिनेशन मालूम होगी और इसका जो मेन कारण है फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है इसका भी कारण है पता लग गया। और आपको ये भी पता है कि ओनली जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो किसमें होता है, C3 प्लांट में होता है। मतलब किसमें होता है, ओनली C3। और इस C3 प्लांट में होने वाली एक हानिकारक प्रोसेस है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जो वहां पे आपके पास में रूबिस्को एंजाइम होता है वो बंडल सित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, बंडल। आपने देखा होगा C4 प्लांट में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, मेसोफेज सेल्स में हरित लोग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने कहा बंडल सित वाली सेल में हरित लोग क्या होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस बंडल सित वाली सेल से वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। इस कारण वहां पर केवल CO2 की वजह से ही साइकिल चलता है और C3 साइकिल आसानी से वहां पे संपन्न होता है। किसमें, केम प्लांट में। उस ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु अगर C3
प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्रेन्स एनाटोमी नहीं पाई जाती है। डायरेक्ट सेल में आपके पास में रूबिस्को एंजाइम पाया जाएगा जो संपर्क में किसके आ जाता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कारण इसकी गुणवत्ता में या C3 साइकिल में के द्वारा जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उस गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आपके पास में ये फोटो रेस्पिरेशन के अदर नाम भी देख लो यहाँ से। बहुत सी बार अदर नेम पूछ लिए जाते हैं और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, हर चीज याद होते जाएगी। ठीक, अदर नेम की बात करते हैं तो इसको आप फास्फोग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोग्लाइकोलेट चक्र। क्या कहते हैं, फास्फोग्लाइकोलेट चक्र। फास्फोग्लाइकोलेट प्रथम स्थायी पदार्थ है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, फास्फोग्लाइकोलेट चक्र। मैंने कहा ये फास्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, इस कारण इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, C2 साइकिल। और मैंने कहा ये आपके पास में कार्बन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, तो प्रकाशिक कार्बन ऑक्सीकरण चक्र कह सकते हैं। प्रकाशीय कार्बन ऑक्सीकरण चक्र आप ये कह सकते हैं। तो फास्फोग्लाइकोलेट चक्र का ज्यादा पूछा जाता है। C2 साइकिल ध्यान रखना, C2 साइकिल और फास्फोग्लाइकोलेट चक्र। और एक इंपोर्टेंट नाम क्या है, प्रकाशीय शोषण इसका नाम है। तो ये तीनों नाम आप याद रखना, कोई से भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि जो हमारा साइकिल है वो किस प्रकार संपन्न होता है, किस प्रकार पूरा का पूरा साइकिल संपन्न होता है। तो इस चीज को समझने से पहले ये ध्यान होना चाहिए अपने को कि ये साइकिल संपन्न कहाँ होता है। तो ये साइकिल संपन्न कहाँ होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब जनरली आपने जितने भी साइकिल पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं एक ही सेल ऑर्गेनेल में हो रहे हैं, एक ही कोशिकांग में हो रहे हैं। परंतु C2 साइकिल या प्रकाशीय शोषण या फास्फोग्लाइकोलेट चक्र जो होता है वो 3 सेल ऑर्गेनेल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितनी बार कंपटीशन में पूछी गई है, 3 सेल ऑर्गेनेल में होगा ये। और मैंने कहा पहला सेल ऑर्गेनेल देखो प्रकाशीय आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का रेशो है ना, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ संपन्न हुआ, क्लोरोप्लास्ट में। मैंने कहा शोषण वर्ड आ रहा है ना, शोषण कहाँ संपन्न होता है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। तो शोषण क्रिया कहाँ संपन्न होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ने वाला क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को जोड़ने वाला एक सेल ऑर्गेनेल और भाग लेता है, वो कौन सा है, वो है पेरोक्सिसोम। कौन सा है, पेरोक्सिसोम। तो यहाँ पे 3 सेल ऑर्गेनेल भाग लेंगे, क्रम भी यही रहेगा। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्टिंग होगी, पेरोक्सिसोम के बाद सब प्रोडक्ट जो बनेंगे आएंगे, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया से वापस पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट से जाते जाते साइकिल पूरा क्या हो जाता है, फिनिश। अब ये साइकिल संपन्न होने का कारण क्या है, साइकिल अपन किसके कारण हो रहा है पूछ लिया, पर साइकिल क्यों संपन्न हो रहा है C3 पौधों में, तो क्योंकि यहाँ पर C3 पौधों में क्या होता है, इस कार्बन की हानि को कम करना चाहते हैं। पौधे क्या करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में जो कार्बन की हानि होगी उसको कम करना चाहते हैं, इसलिए पूरा का पूरा क्या होता है, साइकिल संपन्न होता है। अब देखते हैं कि ये साइकिल कैसे संपन्न होता है। तो इनको मिटा देता हूं मैं। अब पूरा का पूरा साइकिल हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। अच्छा साइकिल है ये, आपके BSc की क्लासों में भी हेल्प करता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 12th में अपने सिलेबस में है से। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो मैं स्टार्टिंग करूंगा इसकी कहाँ से, क्लोरोप्लास्ट से। सेल की जो साइकिल की स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से भी, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक से स्टार्टिंग करेंगे। कहां से कर रहे हैं, हरित लवक। तो साइकिल को स्टार्ट कहां से करना है, हरित लवक से। ध्यान से देखना, हरित लवक से। मैंने कहा सबसे पहले C3 साइकिल की बात हो रही है, तो C3 साइकिल की स्टार्टिंग जहां से होती है वहीं से इसकी स्टार्टिंग होगी। मैंने कहा आपके पास में यहाँ पर 5 कार्बन का है RUDP या
RUBP। कोई सा वर्ड यूज कर सकते हैं, RUDP बोलो या RUBP। कितने कार्बन का है, 5 कार्बन। फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट। डाई बोलो या बाई बोलो, बात देखिए। तो राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट आपके पास में है। इसके लेने पड़ेंगे आपको 2 अणु। कितने अणु, 2 अणु आप यहां पर इसके ले लेते हैं, ठीक। अब मैंने कहा अगर बाय द वे इसको मिलती है पर्याप्त मात्रा में क्या, CO2 गैस, किसको, RUDP को। तो CO2 गैस इसको मिल जाती है पर्याप्त मात्रा में, तो रूबिस को किसके भांति व्यवहार करेगा, कार्बोक्सिलेज की भांति। तो यहाँ पे ये व्यवहार करेगा कार्बोक्सिलेज की भांति। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार करता है कौन, रूबिस को। तो रूबिस को भांति की व्यवहार कर रहा है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रथम स्थायी पदार्थ 3 कार्बन का, जो किसमें बनता था, C3 साइकिल में, और वो है फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बना, फास्फोग्लिसरिक एसिड, या आप कहेंगे PGA। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो इसके आपके पास में 4 अणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4 अणु बन जाएंगे, क्योंकि 2 CO2 गैस को ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अगर नॉर्मल कंडीशन चलती है, और मैंने कहा ये किसका साइकिल कौन सा है, C3 साइकिल, जिसको पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया है आपके पास में। ये कौन सा साइकिल चल रहा है, C3 साइकिल। इसकी बात अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, मैंने समझाने के हिसाब से बताया। सेकेंड कंडीशन जिसमें फोटो रेस्पिरेशन होता है, उस कंडीशन को अपन ध्यान से देखते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर बाय द वे CO2 गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, और क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन, ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। मेरे का फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, ये फर्स्ट कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन बाय द वे ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। तो ये एंजाइम किसकी बात व्यवहार करेगा, ऑक्सीजिनेज की बात व्यवहार करेगा। तो रूबिस को एंजाइम किसकी बात व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीजिनेज की। तो अब देखो, RUDP को अगर ऑक्सीजन गैस दी जाती है, पर्याप्त मात्रा में CO2 गैस नहीं मिली, तो अब ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा कि ये बनाएगा फास्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट। फास्फोग्लाइकोलेट बनाया, प्लस बनाएगा 1 PGA। जो 5 कार्बन का अणु था, तो ये 3 कार्बन का होता है ना, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो फास्फोग्लाइकोलेट हमने आप कितने कार्बन का दिया, 2 कार्बन। तो यहाँ पर 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट बना, और ये 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, C2 साइकिल करते हैं। ये प्रथम स्थायी पदार्थ है, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। इसका प्रकाश से शोषण का प्रथम स्थायी पदार्थ क्या बनता है, फास्फोग्लाइकोलेट। अब देखते हैं कि आगे, तो मैंने कहा फास्फेटेज एंजाइम भाग लेगा। कौन सा एंजाइम, फास्फेटेज एंजाइम भाग लेता है। तो फास्फेटेज एंजाइम भाग लेता है। अब फास्फेटेज एंजाइम जैसे भाग लेगा, तो ये फास्फेटेज यहां से 2 अणु बनेंगे इसके भी, ठीक है, और इसके भी 2 अणु, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में फास्फेटेज एंजाइम भाग लेता है। अब फास्फेटेज एंजाइम भाग लेगा, तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल जाते हैं। क्या बाहर निकल गए, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल के आउट हो गए। तो फास्फोग्लाइकोलेट में से क्या करेंगे, फास्फेट को हटा देंगे, तो क्या बना, ओनली ग्लाइकोलेट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। इसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है, हरित लवक में। कहाँ चल रहा है, हरित लवक। अब यहाँ पर जाकर हरित लवक का ये प्रोसेस फिनिश हो जाता है। तो मैं इसको आउटलाइन बना देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये प्रोसेस कहाँ संपन्न हो रहा है, हरित लवक में। तो ये इस प्रकार यहाँ तक का प्रोसेस जो होता है, वह हरित लवक में संपन्न होता है। तो ये प्रोसेस कहाँ संपन्न हुआ, हरित लवक में। तो हरित लवक में क्या हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजनेज एंजाइम की भांति रूबिस का व्यवहार किया, फास्फोग्लाइकोलेट।
प्रथम स्थायी पदार्थ 2 कार्बन का बना है, इस कारण इसको C2 साइकिल भी कहते हैं, या फास्फोग्लाइकोलेट है। परंतु इसने क्या किया, फास्फेटाइज एंजाइम की उपस्थिति में 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट को छोड़ दिया, प्रत्येक एक से। दोनों में तो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकल जाएंगे और 2 अणु बन जाते हैं आपके पास में इसके ग्लाइकोलेट के। इसके बने ग्लाइकोलेट के। अब ये ग्लाइकोलेट किसमें प्रवेश करता है, परऑक्सीसोम में। कहा जाता है, परऑक्सीसोम में। तो ये ग्लाइकोलेट आ जाता है किसमें, परऑक्सीसोम में। तो सेकंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा चलेगा, परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम। अब मैंने कहा परऑक्सीसोम में क्या पाया जाता है, ऑक्सीकारी एंजाइम। तो ऑक्सीकारी एंजाइम के कारण इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पे काम आता है ऑक्सीडेज एंजाइम। इस ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जैसे ग्लाइकोलेट का ऑक्सीकरण होगा, दोनों हैं इसके, कितने अणु हैं, 2 अणु। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ तो आपके पास में 2 अणु बनेंगे, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सीलेट में, तो ग्लाइऑक्सीलेट क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सीलेट। तो ये 2 अणु बन जाते हैं किसके, ग्लाइऑक्सीलेट के। तो यहां पे कहेंगे ग्लाइऑक्सील या ऑक्सीलेट। तो ये दोनों किसके बने, ग्लाइऑक्सीलेट के बन गए। किसकी वजह से, ऑक्सीकरण होते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम की बातें। अब यहाँ पे साथ में बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भी 2 अणु। 2 अणु किसके बनते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनते हैं यहाँ पे 2 अणु। ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बने, 2 अणु। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड केटेलेज एंजाइम, लेकिन एंजाइम है कौन सा, केटेलेज एंजाइम से टूट जाता है। पेरोक्सीसोम में क्या पाया जाता है, केटेलेज एंजाइम। यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। इस कारण केटेलेज एंजाइम इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। और तोड़ेगा किसमें, जल के अणु में। 2 जल के अणु प्लस 1 ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देता है। ऑक्सीजन गैस किसमें काम आती है, ग्लाइऑक्सीलेट बनाने में। ठीक, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिमूव हो गया। अब बात करते हैं कि ग्लाइऑक्सीलेट जो था, ये क्या होता है कि यहाँ पे इसका ट्रांसएमिनेशन होता है। क्या होगा, ट्रांसएमिनेशन होता है। और यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है ग्लूटामिक एसिड। क्या है, ग्लूटामिक अम्ल। पहले से क्या प्रेजेंट है, ग्लूटामिक अम्ल। इस ग्लूटामिक अम्ल से ये लेता है उधार किसको, NH2 को। किसको उधार लेगा, NH2 को। कौन लेगा, ग्लाइकोलेट। तो ग्लूटामिक एसिड ये अलग है आपके पास में। इस ग्लूटामिक एसिड से उधार लेता है ग्लाइऑक्सीलेट, किसको, NH2 समूह को, अमीनो समूह ले लेता है। और अमीनो समूह किसको दे देगा, इस ग्लाइऑक्सीलेट को। एंजाइम आपके पास में अमीनो ट्रांसफरेज, कौन सा एंजाइम भाग लेगा, एमिनो ट्रांसफरेज। तो ये एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम भाग लेता है, ये ट्रांसफरेज एंजाइम भाग लेगा। तो एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति से NH2 समूह किसको दे दिया, ग्लाइऑक्सीलेट को। अब ये ग्लाइऑक्सीलेट किसमें कन्वर्ट हो गया, एमिनो एसिड बना इससे, ग्लाइसिन। कौन सा बना, ग्लाइसिन अमीनो एसिड बनता है। तो ये अमीनो एसिड बना ग्लाइसिन। और ये फोटो रेजिस्टेंस की खासियत है, इसमें ये 2 अमीनो एसिड बनेंगे, ग्लाइसिन और सेरीन। इनकी वजह से थोड़ा बहुत क्या है, यूजफुल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 अणु किसके बन गए, ग्लाइसिन के। ग्लाइसिन अमीनो एसिड कितने अणु बन गए, 2 अणु। अब मैं कहूंगा कि पेरोक्सीसोम की बात खत्म। अब नए सेल ऑर्गेनेल भाग लेगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। तो मैं डिवाइड कर देता हूं पहले की तरह। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इस प्रकार लाइन सीखने की कार्य है। चलो ठीक, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा कौन, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के दोनों किसमें आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लाइसिन आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों है इसके, इसमें आ गए माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कितने कार्बन का है, 2 कार्बन, क्योंकि कार्बन कितने चल रहे हैं, 2 कार्बन का चल रहा है। 2 कार्बन का एमिनो एसिड बना कौन सा, ग्लाइसिन। कहाँ बना, पेरोक्सीसोम में। जैसे बनता है वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के पश्चात क्या होता है, ये ग्लाइसिन होता है, इसके दोनों अणु का क्या होता है,
संघनन होता है। क्या होगा? संघनन। तो यहाँ पे दोनों अणुओं का क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। और संघनन होगा तो यहाँ पे बनेगा 3 कार्बन का नया एमिनो एसिड जिसका नाम है सेरीन। के सेरीन एमिनो एसिड बनता है कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर CO2 रिमूव हुई है, एक CO2 का अणु बाहर निकल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस कौन मुक्त करता है, तो आप कहेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जब सेरीन में कन्वर्ट होता है तो एक CO2 गैस का अणु छोड़ जाता है। इसका मतलब 2 कार्बन को, दोनों अणुओं को यहाँ पे 2 कार्बन वाले ग्लाइसिन का संघनन हुआ, 3 कार्बन का क्या बना? सेरीन, और एक CO2 गैस क्या होगी? रिमूव। इस क्रिया में ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तो यहाँ पे आप कहते हैं कि जो आपके पास में अपचयन कार्य शक्ति थी वो भाग लेते NAD और ये कन्वर्ट हो जाती है NADH2 में। ध्यान रखना NADPH2 नहीं बोलना है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम भाग लेगा उसको मैं ऐसे बता देता हूँ, HMT बोलेंगे शॉर्ट में, हाइड्रोक्सी मेथिल ट्रांसफरेज। हाइड्रोक्सी मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम भाग लेगा आपके पास में, तो उसकी वजह से आपके पास में ये टोटली आपके पास में सेरीन में कन्वर्ट हो गया। अब सेरीन एमिनो एसिड वापस से इंटर किस पे करता है? पेरोक्सोसोम में, क्योंकि इसके ऊपर सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? कौन सा है? पेरोक्सोसोम। तो यहाँ पे ये इंटर करेगा किसके में? पेरोक्सोसोम में। तो सेरीन आ जाता है किसमें? पेरोक्सोसोम में। ध्यान रखना है, अब यहाँ से एक अणु चलेगा, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन फिनिश हुआ, सेरीन किसमें आ गया? पेरोक्सोसोम में। जैसे सेरीन पेरोक्सोसोम में आता है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, ये सेरीन किसमें आ गया? पेरोक्सोसोम में। जैसे यहाँ पे सेरीन पेरोक्सोसोम में आता है, ये अपना एमिनो समूह ग्लाइओक्सिलेट को दे देता है। अपना एमिनो समूह किसको दिया इसने? ग्लाइओक्सिलेट को दे दिया, ठीक है? वही एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपना समूह किसको देगा? NH2 समूह दे देगा ग्लाइकोजेन को। तो वही एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम, तो ये एमिनो ट्रांसफरेज, तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम के कारण इन्होंने दे दिया NH2 समूह किसको? वापस ग्लाइकोजेन को। अब ये खुद किसमें कन्वर्ट होगा? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। तो यहाँ पे अब जो नया कंपोनेंट बना है वो बना है 3 कार्बन का हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। तो ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कौन कन्वर्ट हुआ? सेरीन। अब मैं कहूंगा इस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। क्या हो जाएगा? अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो रिडक्टेज एंजाइम भाग लेगा। तो यहाँ पे अपचयन होगा, मैं लिखूंगा रिडक्टेज एंजाइम। क्या है? रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अपचयन हुआ। अपचयन होते ही आपके पास में अपचयनकारी शक्ति भाग लेगी कौन? NADH2, और ये हाइड्रोजन दे देगा, खुद कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? NAD+ में। तो ये NADH2 कन्वर्ट किसमें हो गया? NAD में। हाइड्रोजन दिया, इसकी वजह से हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का क्या होगा? अपचयन, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, कन्वर्ट किसमें हो गया? ग्लिसरेट में। तो ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी पाइरुवेट कन्वर्ट हुआ इसमें ग्लिसरेट में, जैसे अपचयन हुआ। अब अगली जो चीज आती है कि ग्लिसरेट इंटर्न किसमें करेगा? वापिस क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लिसरेट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ग्लिसरेट किसमें आ गया? क्लोरोप्लास्ट में। एक अणु है, अब क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद में इसमें ATP खत्म होता है। ATP क्या होगा? खत्म। तो एक अणु ATP का खत्म होता है और कन्वर्ट हो जाता है इसमें ADP में। कन्वर्ट किसमें होगा? ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ADP में कन्वर्ट होने के बाद में क्या बनाएगा? वापिस फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल का एक अणु बन गया। ये अणु वापस किसमें कन्वर्ट किसमें जाएगा? C3 साइकिल में चला जाता है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 कार्बन के 2 अणु बने थे,
4 कार्बन हो गए टोटल। 4 कार्बन के नुकसान को कम करने के लिए या 4 कार्बन वाले नुकसान को कम करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा फोटो रेस्पिरेशन संपन्न होता है। और देखो आपने बिल्कुल ही नहीं हुए, 4 कार्बन का लॉस हो रहा था, 3 कार्बन वापस मिल गए। 3 कार्बन क्या हो गए, वापस मिल गए। केवल 1 कार्बन के अणु का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर में कितनी हानि होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए 25% हानि होगी। ओनली क्या है, 25%। फिर दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का लाभ नहीं होता है। ऊर्जा का लाभ नहीं हुआ। आपने देखा NaDH2 यहाँ बना था, यहाँ खत्म हो गया, केवल नुकसान हुआ है किसका, ATP का। तो ऊर्जा के दृष्टिकोण से ये प्रोसेस जो होता है वह हानिकारक होता है। क्या होगा, हानिकारक। तो यहाँ पे नुकसान हुआ है। फिर ये सेल ऑर्गेनेल का याद रखना कि ये कहाँ कहाँ संपन्न होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ग्लाइसिन एमिनो एसिड कहाँ बनेगा, तो कहाँ बना, प्रोक्सिसोम में। सेरिन एमिनो एसिड कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एक CO2 के अणु को मुक्त कौन करता है, तो ग्लाइसिन करता है। कहाँ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। तो ये इस प्रकार आपके पास में टोटल जो संपन्न हो जाता है, ये फोटो रेस्पिरेशन संपन्न होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में आई थिंक आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और ये जो टॉपिक है ये BSc में भी पूरा का पूरा पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। और कंपटीशन में भी ये क्लासों में जनरली पूछा जाता है। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो इसका क्वेश्चन आता है इसके लोकेशन का, कहाँ पे संपन्न होता है। तो तीनों ही आंसर राइट है इसके। और पूरा का पूरा आंसर में क्या आएगा, उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार अपने जो फोटोसिंथेसिस चल रहा था उसमें फिनिश हो जाती है डार्क रिएक्शन भी। और डार्क रिएक्शन में जो आपके C3 का तो उसका फोल्ट जाता है, वो C2 साइकिल जाता है। तो वो C2 साइकिल को कंप्लीट कर लिया। अब इसमें केवल बचे हुए हैं जो फैक्टर इफेक्टिंग है या इसको प्रभावित करने वाले कारक, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरा का पूरा वीडियो ढंग से पढ़ना है। धन्यवाद।